नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका हमारा ये रिश्ता प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसके नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू कर सकते हैं अब खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट, भारत में बढ़ा अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न। एक और बीजेपी विधायक ने मुस्लिम सब्जी वाले से किया बुरा बर्ताव। चिदंबरम बोले, कामकाजी वर्ग को सहायता पैकेज दे सरकार। महाराष्ट्र और गुजरात में ही कोरोना से देश की 60% मौतें। मशहूर अभिनेता इरफान खान ने भारतीय सिनेमा को क्या दिया। और आइए अब बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाली अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने साल 2020 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में भारत को उन 14 देशों के साथ रखने का सुझाव दिया गया है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। इस सूची में ईरान, पाकिस्तान और चीन जैसे देश हैं। कमीशन की उपाध्यक्ष लिंडन मायजा ने कहा, भारत के नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी से लाखों भारतीय मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने, डिपोर्ट किए जाने और स्टेट लेट हो जाने का खतरा है। वहीं भारत ने इस रिपोर्ट के दावों को खारिज किया है। तो ये पहली मर्तबा नहीं है दोस्तों कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर, मुसलमानों के उत्पीड़न पर कोई रिपोर्ट दी है। लगातार ऐसी रिपोर्ट आती रही हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट जो अमेरिका की तरफ से आई है, ये बहुत कहना चाहिए कि भारत की छवि को ख़राब करने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि भारत में लगातार इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जिनसे बाहर पूरी दुनिया में ये संदेश जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है, उनके साथ नफ़रत हो रही है, उनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। और इस रिपोर्ट में ख़ास तौर से ये हवाला दिया गया है कि 2019 में जब दोबारा बीजेपी जीतकर सत्ता में आई तो ये मुसलमानों का उत्पीड़न और भी तेज़ी से बढ़ गया। इसमें जिन घटनाओं का हवाला दिया गया है उनमें CAA, NRC, NPR के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ वो, और उस कानून में जो भेदभावपूर्ण स्थितियां हैं उसकी तरफ इशारा किया गया है, उसके नतीजों की तरफ ध्यान खींचा गया है। इसी तरह से धारा 370 हटाए जाने के बाद एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य की स्वायत्तता को कैसे छीन लिया गया है, इस पर है। दिल्ली के दंगों पर इसमें कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम इस रिपोर्ट में 2 बार आया है और एक जगह उनको कोट किया गया है, उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रवासी जो हैं वो दीमक हैं और उनका सफाया कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुल मिलाकर भारत की छवि को ख़राब कर रही हैं। भारत के अंदर क्या स्थितियां बन रही हैं, मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, वो हर जगह दर्ज हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और यूएस की ये रिपोर्ट भी उसी तरफ इशारा करती है। बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है रिपोर्ट। इसमें मांग भी की गई है, कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों और ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खाते सीज किए जाएं, उनको अमेरिका आने का वीज़ा न दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत ने इसका विरोध किया है, इसे गलत बताया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असलियत क्या है। भारत सरकार सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार नहीं कर सकती, ये सब समझते हैं। लेकिन जो सब कुछ दिख रहा है उससे आंखें भी नहीं चुराई जा सकती, आंखें मूंदी भी नहीं जा सकती। हम सब देख रहे हैं एक के बाद एक, खासतौर से कोरोना बीमारी आने के बाद, और उसका जिस तरह से सांप्रदायिकरण किया गया सत्तारूढ़ दल के द्वारा, मीडिया के द्वारा, बहुत सारे संगठन जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा, वो सब बताते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और
उत्पीड़न है मुसलमानों का वो बढ़ रहा है। तो ये अब ऐसे हम ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं जिसमें चीज़ें छिपती नहीं हैं, वो बार बार बाहर जाती हैं, और बाहर जाती हैं तो पूरे देश की छवि ख़राब होती है। हम बेशक दावा करें कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हमारे यहाँ सब समानता से व्यवहार होता है, लेकिन हकीकत दुनिया भर में पहुँच रही है और ये भारत के लिए बहुत दूरगामी प्रभाव डालने वाली होगी, क्योंकि धीरे धीरे दूसरे देश भी इस बारे में बोलना शुरू कर देंगे और ये एक तरह की का भारत की पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उन पर असर पड़ेगा और जाहिर है कि सबका हमारे विकास पर भी असर पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि इस खबर से सीधे जुड़ती हुई दिखेगी आपको कि भले ही भारत सरकार इनकार कर रही है, लेकिन उस तरह की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं देश में। अब खबर पहले पढ़ लेते हैं। मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाले बीजेपी के विधायकों की लाइन लग गई है। बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में भाजपा विधायक सब्जी बेचने वाले को उसके बेटे के सामने हड़काते हुए धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। इस वीडियो में विधायक सब्जी वाले से उसका नाम पूछते हैं। जब वो अपना नाम राजकुमार बताता है तो उसे वो धमकाते हैं और सही नाम बताने को कहते हैं। इस पर सब्जी बेचने वाले विक्रेता के बेटे से विधायक कहते हैं कि नाम बताओ, तू बोलेगा तो तेरा बाप भी बच जाएगा, सच बता रहा हूँ। इस पर फल विक्रेता का बेटा कहता है उसका नाम रहीमुद्दीन खान, जिसके बाद विधायक फल विक्रेता से कहते हैं झूठ बोल रहा है, मारूं तुझे। फिर विधायक फल विक्रेता को धमकाते हुए कहते हैं कि बस्ती में आज के बाद दिखना नहीं, तुम मुसलमान होकर हिंदू नाम बता रहा है। बता दें, इससे पहले बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लोगों से कह रहे थे कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदना है। तो ये लगातार, और कोई नहीं, आम लोग नहीं कह रहे हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, जो इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, जो मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश में मुब्तला हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि इस तरह की घटनाएं रोज़ सामने आ रही हैं, लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, ना केंद्र की सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। किसी भी बड़े नेता का इस तरह का कोई बयान अभी तक सुनने में नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि इस तरह की हरकतें करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी बीजेपी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी इक्का दुक्का को अगर नोटिस दी भी गई है तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ी। तो ये हेट स्पीच और भेदभाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, प्रवेश चंद वर्मा ने क्या कहा, फिर बीजेपी के एमएलएस क्या क्या कहते रहे हैं। इन सब के बाद अभी सूर्या जो बीजेपी के सांसद हैं कर्नाटक से, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के बयान दिए थे। तो ये लगातार बीजेपी के बयान आते रहे, बीजेपी के नेताओं, सांसदों, विधायकों के जरिए, लेकिन ना तो बीजेपी ने कोई कार्रवाई की, ना केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई की। और ये बड़ा अफसोसनाक है। आज ही रिपोर्ट आई है यूएस की और आज ही हमें ये खबर भी सुनने को मिल रही है। ऐसी खबर हमने कल भी आपसे शेयर की थी। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और भारत सरकार कह रही है कि ये सब झूठ है और उस रिपोर्ट को खारिज करती है। तो ये विरोधाभास साफ दिख रहा है कि सत्ता के संरक्षण में ही हो रहा है ये सब। सत्ता ऐसे लोगों को बचा रही है, उनका ढाल बन रही है, उनका संरक्षण कर रही है और इसी वजह से लगातार गतिविधियां बढ़ भी रही हैं। न केवल बीजेपी के विधायक या नेता ऐसा कर रहे हैं, बल्कि जो बीजेपी से जुड़े उसके संगी संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद वगैरह, वो भी यही सब कर रहे हैं। आपको सब्जी वाले की दुकान पर विश्व हिंदू परिषद का बैनर लिखे वाले आपने फ़ोटो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब देखी होंगी। इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चल रही हैं। बहुत शर्मनाक है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे संविधान की मर्यादा और उसकी जो सम्मान है उसके लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है कि हम अपने एक माइनॉरिटी, एक छोटे से समुदाय को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी डिग्निटी को, उसके सम्मान को, उसकी रोज़ी रोटी को, उसके आत्मगौरव को। और ये बहुत ही दुखद है। पता नहीं राष्ट्रीय नेतृत्व जो कहता है कि हम सबका साथ सबका विकास, वो उनके उस सबके साथ और सबके विकास में
अल्पसंख्यक समुदाय भी आते हैं या नहीं आते हैं, दावा तो वो करते हैं, लेकिन ये तमाम जो घटनाएं घट रही हैं उनके दावों पर पानी फेर देती हैं, उनको नाली में बहा देती हैं। और आइए अब तीसरी बड़ी खबर लेते हैं विश्लेषण के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि कामकाजी लोगों और उनके परिजनों में लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी की अनिश्चितता के चलते तनाव का माहौल है, इसलिए सरकार को उनकी मदद के लिए सहायता पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से सहायता के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर छंटनी और कटौती का सहारा लेने को मजबूर हो सकता है। इसलिए सरकार अमेरिका के वेतन संरक्षण कार्यक्रम, जो कि वहाँ पे बैक प्रोटेक्शन प्रोग्राम कहा जाता है, उसकी तर्ज पर भारत में सहायता पैकेज का ऐलान करे और अगले कुछ दिनों में वेतन का भुगतान भी करे। तो अमेरिका में जैसा हो रहा है कि जिन फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा है उनके मज़दूरों को वेतन सरकार दे रही है कुछ समय के लिए। ये हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए हैं। बहुत सारे लोगों को अब सिर पर छटनी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो बहुत दिनों तक इस तरह से मज़दूरों को न रख पाने की बात कर रही हैं। तो ये ऐसे मौके पर केंद्र सरकार को उनके लिए एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, उनको इस आड़े वक्त में सपोर्ट करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि केंद्र सरकार का रवैया अभी तक बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। वो ऐसा लगता ही नहीं कि इन वर्गों की कोई चिंता कर रही है। जो थोड़ी बहुत घोषणा हुई है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच रही। जो निचले वर्ग के लिए दाल चावल की बात की गई वो भी हम जान रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लोगों तक वो नहीं पहुंच रही। तो किसी भी वर्ग को ये सरकार मदद नहीं दे पा रही है, मदद नहीं कर पा रही है। उसने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए महंगाई भत्ते में कटौती कर दी है ऐसे वक्त पर जब उन पर इस तरह के बोझ और पड़ने जा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार बहुत ही संवेदनहीनता से काम ले रही है। वो लोगों की समस्याओं को, उनकी ज़रूरियात को नहीं समझ रही है। और ऐसे वक्त पर जब पूरा समाज, पूरा देश संकट से जूझ रहा है और ऐसे वर्गों को ज़रूरत है सपोर्ट की किसी तरह के, तो सरकार को आगे आना चाहिए। चिदम्बरम ने ये जो मांग की है ये उसी से जुड़ी हुई है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दियाना चाहिए कि एक कांग्रेस के नेता ने मांग की है इसलिए इसको दरकिनार कर दिया जाए। अच्छी राय, अच्छे सुझाव कहीं से आएँ, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और ये अगर आप एक ऐसे राष्ट्र होने की बात करते हैं जहां सबकी चिंता कर रही है सरकार, तो वहां इस तरह के मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। अगली खबर देखते हैं अब। देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की 60% मौतें केवल 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में हुई हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाली मौतों को जोड़ा जाए तो इन 2 राज्यों में अब तक 583 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि पूरे देश में मरने वालों का आंकड़ा 1007 है। मंगलवार को देश में कोरोना के 1897 नए मामले आए। इनमें से 1503 मामले 5 राज्यों से ही हैं। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में अहमदाबाद सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर हैं। मंगलवार को अहमदाबाद में 19 लोगों की जान गई, जिससे शहर में मरने वालों का आंकड़ा 129 हो गया। महाराष्ट्र में मंगलवार को 31 लोगों की जान गई, जिसमें से अकेले मुंबई में 25 मौतें हुई हैं। तो देखिए, ये जो पहले 3 राज्य हैं आप उनका ज़रा जायज़ा लीजिए तो आपको समझ में आता है कि गुजरात, पहले महाराष्ट्र को लीजिए। महाराष्ट्र में अभी 5-6 महीने पहले तक, चुनाव के पहले तक 5 साल बीजेपी की सरकार थी और उसने क्या लीगेसी छोड़ी है नई सरकार के लिए, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का छोड़ा है, उसमें किस तरह से जूझ पा रही सरकार, वो देखिए। और इस सरकार की भी लापरवाही है। लेकिन गुजरात में जहाँ पिछले 20 सालों से बीजेपी राज कर रही है, वहाँ और एक कमोवेश महाराष्ट्र की तुलना में छोटा सा राज्य है, वहाँ भी इतनी ज़्यादा मौतें हो रही, इतना ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, जो बताता है कि गुजरात के हालात आर्थिक तौर पर भी ख़राब हैं। विकास का जो ढोल पीटा गया वो गलत है और
इस समस्या से जूझ पाने में वहाँ की सरकार बिल्कुल भी नाकाम साबित हो रही है। एक तीसरा राज्य मध्य प्रदेश है, वहाँ भी अगर 1 साल के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो लगभग 20 सालों से वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी की सरकारों का परफॉर्मेंस आप इस कोरोना संकट के समय भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हालात बन रहे हैं और कैसे ये राज्यों में मरने वालों की संख्या कोरोना से बढ़ती जा रही है, संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब आज की अंतिम खबर बहुत ही दुखद खबर है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया था। 54 वर्षीय इरफान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। वे विदेश में इस बीमारी का इलाज करवा रहे थे और हाल ही मुंबई लौटे थे। इरफान खान ने बेहतरीन अदाकारी से अपनी अलग पहचान बनाई। वैसे तो उनकी हर फिल्म शानदार रही है, लेकिन उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से कुछ के नाम हैं पान सिंह तोमर, मकबूल, हैदर, द लंच बॉक्स, पीकू, हिंदू मीडियम, नेमसेक और मदारी। फिल्म पान सिंह तोमर के लिए इरफान को बेस्ट एक्टर अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वहीं पीकू के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिला था। फिल्म हिंदी मीडियम के लिए इरफान को बेस्ट एक्टर व बेस्ट एक्टर इन लीड रोल के अवार्ड से नवाजा गया था। तो फिल्म पीकू और तलवार के लिए इरफान को एक्टर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था। तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद इरफान खान सिनेमा में आए, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन एक बार जब वो आए और उन्होंने अपनी उनकी फिल्में जब दर्शकों तक पहुंची तो वो एक चमत्कारिक ढंग से कामयाब रहीं। उनके जो सहजता थी उनके अभिनय में, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसमें कोई बनावटीपन नहीं था, कोई नाटकीयता नहीं थी और इसकी वजह से एक स्वाभाविक अभिनय की एक जो परंपरा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हल्की सी रही है, बलराज साहनी को ले लें या आप कुछ हद तक आप नसीर और ओमपुरी की परंपरा को ले सकते हैं। तो वो जो परंपरा थी उससे जुड़े हुए थे इरफान खान और उन्होंने अपने इस छोटे से बहुत लंबा उनका सिनेमा का करियर नहीं रह पाया। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा दोनों में अच्छा काम किया और उनको हर जगह सम्मान मिला और गौरव मिला और उन्होंने अपनी धाक जमाई। लेकिन फिर भी इस छोटे से समय में भी उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में एक ऐसी परंपरा डाल दी है जहां इस तरह के अनुभव के अभिनय के लिए बहुत गुंजाइश बन गई है और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस इस परंपरा से निकल के आ रहे हैं। वो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में अपने अभिनय का लोहा मनवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान है इरफान खान का फिल्मों के ज़रिए भी और व्यक्तिगत तौर पर भी वो बहुत ही जिंदा दिल और ज़हीन इंसान थे। उनका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है कि वो इतनी कम उम्र में 54 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 साल 25-30 साल वो और अच्छी फिल्में देंगे, लेकिन वो चले गए और एक शून्य पैदा कर गए, एक ऐसा खाली स्थान छोड़ गए हैं जिसको भरना बड़ा मुश्किल होगा। हम सत्य हिंदी की तरफ से इस महान अभिनेता इरफान खान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जाहिर है कि आज का दिन उनके चाहने वालों के लिए बहुत उदासी भरा रहा है। हम सब उनके अभिनय को और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच। कल हम फिर हाजिर होंगे सुनिए सच के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।